हेलो, वेलकम टू सिलेक्शनपुर। आज हम आपके लिए लाए हैं कंजंक्शन का एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा एरिया जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है और जहाँ से एसएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला है इफ़। इफ़ इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंजंक्शन, क्योंकि इफ़ कंडीशन भी बताता है, इफ़ डाउट भी बताता है। इन दोनों को लेके हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, कब इफ डाउट बताएगा, कब इफ कंजंक्शन बताएगा। ठीक है, तो देखिए, जब इफ के साथ विल यूज हो तब इफ क्या बताएगा, तब इफ आपको डाउट बताएगा। ठीक है, अगर इफ वाले पार्ट में विल यूज हो रहा है तब इफ डाउट बताएगा, और अगर इफ वाले पार्ट में विल का यूज नहीं हो रहा है तब इफ कंडीशन बताएगा। तब इफ क्या बताएगा, कंडीशन बताएगा। अब आप ये समझ लीजिए कि ये विल ही है जो आपकी हेल्प करेगा ये पता करने में कि कब ये डाउट बताएगा, कब ये कंडीशन बताएगा। ठीक है, जिस पार्ट में इफ रहेगा, अगर उस पार्ट में विल है तो विल तो इफ डाउट बता रहा है, और अगर इफ वाले पार्ट में विल नहीं है इट मीन ये कंडीशन बता रहा है। ठीक है, और हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर से भी ये समझेंगे कि ये डाउट बता रहा है या कंडीशन बता रहा है। ठीक है, आइए आपको एक सेंटेंस देते हैं, सब समझ में आएगा। जैसे इफ यू विल कम मामा आई विल प्ले। अब आप मुझे ये बताइए, सेंटेंस को पढ़िए। इफ यू विल कम आई विल प्ले, अगर तुम आओगे तब मैं खेलूंगा। तो यानी ये क्या बता रहा है, ये कंडीशन बता रहा है कि मैं तब खेलूंगा जब तुम आओगे। तो यानी ये कंडीशन है कि जब तुम आओगे तभी मैं खेलूंगा, और मैंने आपको बताया कि जब इफ कंडीशन बताता है उस पार्ट में हम विल का यूज नहीं करते हैं, बट जब इफ कंडीशन बताता है उस पार्ट में हम विल का यूज नहीं करते हैं। आइए एक सेंटेंस और देख लेते हैं। आई डोंट नो, आई डोंट नो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, इफ वी विल गो, मुझे नहीं पता कि हम लोग जाएंगे या नहीं। ठीक है, इसका मतलब कि हम किस में हैं, डाउट में हैं। आई डोंट नो वी विल गो या गो, मुझे नहीं पता कि हम लोग जाएंगे या नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि ये जो आई है ये किस में है, ये आई डाउट में है, और जब आई डाउट में रहेगा तो इफ वाले पार्ट में आपको विल देखने को मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आई। जब भी कभी सेंटेंस में डाउट बताए तो आपको इफ वाले पार्ट में विल लगाना है, और जब कभी इफ कंडीशन बताए तो इफ वाले पार्ट से विल हटाना है। ठीक है, कंफ्यूजन आर क्लियर्स? तो आप मुझे बताइए ये जो कंफ्यूजन है क्या आपके क्लियर हो गए? अब आइए हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये कंडीशन और डाउट, ये कंडीशन वाला सेंटेंस तो मैंने आपको अनलेस के साथ भी बताया था।
जब आपको अनलेस और इफ बताया था, है ना, इन योर प्रीवियस क्लास, जब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में अनटिल, अनलेस, इफ, अनलेस में कंपैरिजन किया था, तो मैंने आपको बताया था कि कब इफ कंडीशन बताता है, कब अनलेस कंडीशन बताता है। अनलेस अगर कंडीशन बताता है तो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, और इफ़ अगर कंडीशन बताता है तो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस क्लास के बाद जाइए वो वीडियो भी देखिए, वो वीडियो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल डिटेल से और बहुत ही धीरे धीरे हम आपको एक एक कंजंक्शन की डिटेल्स बता रहे हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है, बस इसके लिए इस चैनल पे स्टे करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। ओके, आइए, एक पार्ट हम लोगों ने देख लिया इफ का। ठीक है, कंडीशन और डाउट क्लियर हो गया। अगर आपका कंडीशन या डाउट क्लियर नहीं हुआ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको नेक्स्ट क्लास में फिर से ये चीज़ें ब्रीफ से समझा देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, ये जो वेदर है, ये भी डाउट बताता है, और ये जो इफ़ है ये भी डाउट बताता है ना। यानी इफ भी डाउट बताता है और वेदर भी डाउट बताता है। इफ भी डाउट बताता है, वेदर भी डाउट बताता है। तो अब ये कंफ्यूजन होता है, पहले तो मुझे ये कंफ्यूजन थी कि कब इफ डाउट बताएगा, कब इफ कंडीशन बताएगा। अब हमें ये कंफ्यूजन हो सकती है कि कब इफ डाउट बताएगा, कब वेदर डाउट बताएगा, है ना। सो नो प्रॉब्लम, आइए हम लोग डील करते हैं इससे। तो आप ये देखिए, इफ और वेदर, इफ और वेदर को हम एक दूसरे की जगह रिप्लेस कर सकते हैं, यानी इफ की जगह वेदर और वेदर की जगह इफ लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप इस बात को याद रखिए, जब सेंटेंस में और रहेगा तो ओनली हम वेदर का यूज करेंगे। ठीक है, जब सेंटेंस में और रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ वेदर का यूज होगा, इफ का नहीं। अगर सेंटेंस में और नहीं है तो हम इसको एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, इफ की जगह वेदर, वेदर की जगह इफ। बट एक कंडीशन है, अगर सेंटेंस में और रहा तो सिर्फ और सिर्फ वेदर और का पेयर बनता है। एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लासेस, जब मैंने आपको आइदर और वेदर और पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि वेदर और का पेयर बनता है, आइदर और का पेयर बनता है। आइदर और का पेयर हम किसी दो चीज़ में से सिलेक्ट करने के लिए करते हैं, और वेदर का प्रयोग हम डाउट बताने के लिए करते हैं। करेक्ट, गॉट माई पॉइंट। तो मैंने आपको बताया इफ जो है ये इफ और वेदर एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, बट इतना ध्यान रखना है कि सेंटेंस में और ना आया हो। ठीक है, सेंटेंस में और ना आया हो। अगर सेंटेंस में और आया रहेगा तो हम इफ को नहीं यूज करेंगे, ओनली वेदर को यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आपको एक सेंटेंस देते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि इफ और वेदर एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, बस एक ही कंडीशन है,
अगर सेंटेंस में और भी आया है तो हम सिर्फ और सिर्फ वहाँ वेदर का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि इफ और वेदर दोनों डाउट बताते हैं और हम दोनों को एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि वेदर के साथ और का कंजंक्शन बनता है, इफ के साथ नहीं, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो देखिए इस सेंटेंस में लिखा है आई डोंट नो। जब मैंने कहा आई डोंट नो यानी मुझे नहीं पता, यानी मैं डाउट में हूँ। अगर मुझे पता होता तो क्या कहते, आई नो ही विल कम, मुझे पता है कि वो आएगा, हाँ। लेकिन आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इफ वेदर ही विल कम और नॉट, वो आएगा या नहीं। अब आप मुझे बताइए कि क्या आपको सेंटेंस में और दिख रहा है? अगर इस सेंटेंस में और है इसका मतलब कि हम इसको वेदर के साथ यूज करेंगे, इफ के साथ नहीं, ठीक है। कि क्या आपका इफ और वेदर का कंफ्यूजन क्लियर हो गया? अगर आपका इफ और वेदर का कंफ्यूजन क्लियर हो गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक थम्स अप देंगे। और क्या आपका इफ कब डाउट बताता है, कब कंडीशन बताता है, अगर ये भी क्लियर हो गया तो आप मुझे उस कमेंट बॉक्स में एस लिख के टाइप करेंगे, ओके। तो बस आपको क्या करना है, इस चैनल के साथ जुड़े रहना है एंड आई विल मेक श्योर यू कि आपको 100% ग्रामर मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। पेड बैच की चीज़ें हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, बस इसलिए कि बच्चों का जो डर है इंग्लिश से वो कम हो जाए, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपके सेंटेंसेस हैं। आई डोंट नो इफ वेदर ही विल कम। आई डोंट नो इफ या वेदर ही विल कम, मुझे नहीं पता वो आएगा, मुझे नहीं पता वो आएगा। तो अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे आपको और देखने को नहीं मिला, इसका मतलब यहाँ इफ भी सही है, वेदर भी सही है, जो चाहे आप यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। आप जो चाहे यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ इफ भी सही है, यहाँ वेदर भी सही है, करेक्ट। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट। आई डोंट नो इफ वेदर ही विल कम और नॉट। अब मैंने क्या देखा, अब मैंने देखा कि सेंटेंस में और का यूज हुआ है, और जब सेंटेंस में और का यूज होगा तो हम इफ का यूज नहीं करेंगे, ओनली वेदर का यूज करेंगे। बिकॉज क्यों? क्योंकि वेदर का और के साथ पेयर बनता है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, करेक्ट। ये कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, ये अपने साथ एक सर्टेन पेयर को लेके चलते हैं, जैसे आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, वेदर के साथ और, दो ऑल दो के साथ येट, ठीक है। तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन ये अपने साथ और का पेयर बनाता है, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं। आई नो दैट ही विल नॉट कम। अच्छा, दैट क्या बताता है? दैट श्योरिटी बताता है। दैट जहाँ पे हम यूज करते हैं वो बात बिल्कुल श्योर होती है, सही होती है, जहाँ पे हम डैट का यूज करते हैं, ठीक है। हम डैट का यूज कहाँ करते हैं?
जहाँ हम बिल्कुल श्योर रहते हैं। जैसे देखिए क्या कह रहा है, आई नो, मैं जानता हूँ, दैट कि ही विल नॉट कम, वो नहीं आएगा। मैं जानता हूँ वो नहीं आएगा, मतलब मैं इस बात से क्या हूँ, बिल्कुल श्योर हूँ कि वो नहीं आएगा। ठीक है, तो जब भी कभी हमें श्योरिटी बतानी हो, मैं जब बहुत ही ज़्यादा श्योर हूँ, तो वहाँ पे हम डैट का यूज करेंगे। करेक्ट, वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, डैट का यूज करेंगे। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं। आई हैव फ्यू डाउट्स दैट वेदर ही विल कम। आई हैव फ्यू डाउट दैट वेदर ही विल कम। अच्छा, आपने एक चीज देखी, डाउट, आपने डाउट देखा, आपको तुरंत ये लगा कि मैं यहाँ पे वेदर लगा दूं, क्योंकि डैट तो श्योरिटी बताता है और वेदर ही एक ऐसा कंजंक्शन है जो डाउट बताता है इन दिस सेंटेंस। या तो दैट है या तो वेदर है। तो वेदर तो डैट तो श्योरिटी बताता है और वेदर डाउट बताता है। और सेंटेंस में तो साफ साफ लिखा है, आई हैव फ्यू डाउट ही विल कम। तो जब यहाँ पे डाउट लिखा ही है, तब हम यहाँ पे वेदर लगाने में हमें क्या दिक्कत है ना। लेकिन यही आप गलत हो जाएंगे और आपके मार्क्स, आते हुए मार्क्स चले जाएंगे। तो मैं आपको एक बता दूं, एक एडजेक्टिव होता है, एक ऐसे एडजेक्टिव होते हैं लिटिल और दैट, है ना। आपने सुना होगा लिटिल, फ्यू, अ लिटिल, अ फ्यू, द लिटिल, द फ्यू, जो कि एक एडजेक्टिव का पार्ट है। इसे एडजेक्टिव में पढ़ते हैं, बट यहाँ अगर आया है तो इसको हम आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए। इसको आप जान लीजिए, बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम इसको बहुत ही डिटेल से आपको बताएंगे। ठीक है, लिटिल, फ्यू, अ लिटिल, अ फ्यू। यहाँ इन दोनों का जिक्र हुआ है, ये देखिए, फ्यू, अ फ्यू। तो मैं आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोड्यूस जिसको कर देते हैं, बाकी हम इसको डिटेल्स से, कब ये फ्यू यूज होता है, कब लिटिल यूज होता है, कब अ फ्यू यूज होता है, कब अ लिटिल यूज होता है, कब काउंटेबल होता है, कब अनकाउंटेबल होता है, ये सारी चीज़ें हम एडजेक्टिव में पढ़ेंगे। चलिए देखिए, ये जो लिटिल और फ्यू है, इसको हम न के बराबर यूज करते हैं, यानी ये जो वर्ड है ये निगेटिव वर्ड है। ठीक है, अगर मैं कहूँ आई हैव फ्यू डाउट, इसका मतलब मुझे ना के बराबर डाउट है, इतना कम डाउट है कि डाउट है ही नहीं, है ना। इतना कम डाउट है कि डाउट है ही नहीं, मतलब ये समझ लीजिए कि 0.1% डाउट है, 0.1% डाउट है। और ये जो लिटिल और फ्यू है ये निगेटिव वर्ड है, यानी ना के बराबर डाउट है, इतना डाउट है कि हम इसे निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो अ लिटिल अ फ्यू है, ये अ लिटिल अ फ्यू एटलीस्ट समथिंग होता है, एटलीस्ट ये जो एटलीस्ट अ फ्यू है, ये एटलीस्ट समथिंग होता है। ये क्या होता है, ये एटलीस्ट समथिंग होता है। और ये लिटिल जो है ये निगेटिव वर्ड होता है,
बस आपको इतना ध्यान रखना है, ये लिटिल और अ फ्यू निगेटिव वर्ड होता है, और ये जो है अ लिटिल अ फ्यू ये पॉजिटिव वर्ड होता है। तो अब आप मुझे ये बताइए, आई हैव फ्यू डाउट दैट वेदर ही विल कम। तब आप मुझे बताइए कि जब ये निगेटिव वर्ड है तो इसका मतलब तो ना के बराबर डाउट है। अगर आप ना के बराबर डाउट है आपको, इसका मतलब आप ज़्यादा श्योर हैं, है ना, आप ज़्यादा श्योर हैं। तो यहाँ पे हम वेदर का यूज ना करके डाउट का यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। यहाँ पे हम वेदर का यूज ना करके दैट का यूज, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, ये जो लिटिल और फ्यू होता है ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, और ये जो अ फ्यू अ लिटिल होता है ये पॉजिटिव वर्ड होते हैं। अब देखिए, कह रहा है आई हैव अ फ्यू डाउट, मुझे कुछ तो डाउट है। अगर जब कुछ है इसका मतलब श्योर नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, वेदर लगाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ओके, चलिए अब आगे देख लेते हैं। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट है आपके लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है आपके लिए। इसमें आपको ये बताया जाता है कि टू रीजन बताने वाले कंजंक्शन एक सेंटेंस में नहीं आ सकते। तो रीजन बताने वाले कंजंक्शन एक सेंटेंस में नहीं आ सकते, ठीक है। जैसे आप देखिए, एज ही वॉज बिजी, वो बिजी था, सो ही कुड नॉट कम, वो बिजी था इसलिए वो नहीं आ सका, है ना। वो क्यों नहीं आ सका, क्योंकि वो बिजी था। और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये पढ़ाया था कि एज, सिंस, बिकॉज ये ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो रीजन बताते हैं, पढ़ाया था ना। तो आज आप देखिए कि जब ये पहले से ही सेंटेंस में ये कंजंक्शन रीजन बता रहा है, तो फिर इस कंजंक्शन की क्या ज़रूरत है। फिर से आपको बता दे रहे हैं, एक सेंटेंस में दो रीजन बताने वाले कंजंक्शन का यूज नहीं करते हैं। तो मेरे पहले सेंटेंस में एज एक ऐसा कंजंक्शन है जो रीजन बताता ही है, और जब वो रीजन बता ही रहा है तो फिर हमको सो लगाने की, एक अदर एक्स्ट्रा कंजंक्शन लगाने की क्या ज़रूरत है। तो हम एक्स्ट्रा कंजंक्शन नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब आप इसमें देख लीजिए, एज यू सो सो शैल यू रीप। अब आप मुझे बताइए, क्या इसमें भी हम सो काट दें। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, है ना। एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो इसमें तो कोई कंडीशन नहीं बताई जा रही है, इसमें कंडीशन नहीं बताई जा रही है, एक जनरल बात बताई जा रही है, एक मोरल ऑफ द स्टोरी बताया जा रहा है कि जो बोओगे वही काटोगे, ठीक है। जो बोओगे वही काटोगे। अगर साल भर नहीं पढ़ोगे तो रिजल्ट भी तो निगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये एज क्या बता रहा है, रीजन नहीं बता रहा है, ये एक जनरल बात कह रहा है, एक मोरल ऑफ द स्टोरी कह रहा है कि जो बोओगे वही काटोगे। तो इसका मतलब यहाँ पे सो सही। मैंने क्या बताया, एक सेंटेंस में दो कारण बताने वाले कंजंक्शन का यूज नहीं करेंगे। तो एज यू सो सो शैल यू रीप में कारण नहीं बताया जा रहा है, एक मोरल ऑफ द स्टोरी बताई जा रही है कि जो बोओगे वही काटोगे, है ना।
चलिए देखिए, सिंस ही वॉज बिजी, अब देखिए कारण कैसे बताया जाता है। सिंस ही वॉज बिजी, क्योंकि वो बिजी था, देयर फॉर ही कुडेंट कम, इसलिए वो नहीं आ सका। क्योंकि वो बिजी था इसलिए वो नहीं आ सका। तो आप देखिए, सिंस ही वॉज बिजी, क्योंकि वो बिजी था, ये कारण बता रहा है, क्योंकि वो बिजी था इसलिए ही कुडेंट कम, और वो नहीं आ सका। यानी जब पहले से ही मुझे पता है कि उसके ना आने का कारण यही है कि वो बिजी है, तो मुझे एक एक्स्ट्रा रीजन ऑफ कंजंक्शन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं। बिकॉज ही वॉज बिजी, क्योंकि वो बिजी था तो ही कुडेंट कम, इसलिए वो नहीं आ सका। यानी उसके ना आने का कारण ये है कि वो बिजी था। पहले से ही एक कंजंक्शन जो रीजन बता रहा है, तो हमें दूसरे कंजंक्शन की क्या ज़रूरत है। तो एक ब्रीफ आप जान लीजिए, एक सेंटेंस में दो कारण बताने वाले कंजंक्शन का यूज हम नहीं कर सकते। एग्जाम्पल ये है, आप इसे लिख लीजिए, ये नोट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता है जो कंफ्यूजिंग एरिया होता है, एसएससी वहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछती है। जो एरिया कंफ्यूजिंग होता है, एसएससी वहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछती है। तो आप ये मान के चलिए कि ये सारे पार्ट ऐसे पार्ट हैं जहाँ से एसएससी क्वेश्चन पूछेगी ही पूछेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, एक एक कंजंक्शन को अच्छे से रटना है, पढ़ना है, रिवीजन करना है। अगर कोई कहे आपको कि मैं आपको ट्रिक्स से सिखा दूंगा, टिप्स से सिखा दूंगा, मैं आपको जादू दिखा दूंगा, तो वो आपको बस बेवकूफ़ बना रहा है। आप ऐसे ही जादू में, ट्रिक्स में, टिप्स में बिलीव ना करें। आप बस खुद पे बिलीव करें, बिलीव योरसेल्फ, और मेहनत लगातार करते रहें। मेहनत करने का बस इतना सा सेंस है, आप जो पढ़ें बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ें और उसको बार बार रिवीजन करें, है ना। उसको क्या करें, बार बार रिवीजन करें। आप जितनी बार रिवीजन करेंगे, आप देखेंगे कि आपको कुछ नया मिला। इसी में से जो मैंने आपको पढ़ाया अभी, अगर आप इसको एक बार फिर से रिवीजन करिए, तो आप देखेंगे कि आपने कुछ नया पाया। फिर से आप रिवीजन कीजिए, फिर आप देखेंगे कि आपने कुछ नया पाया। ठीक है, तो आप इसको बार बार रिवीजन करते रहिए, और आप इस बात को मान के चलिए कि जो पेड बैचेस में पढ़ाया जाता है वही हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। 1% की भी कटौती नहीं कर रहे हैं कि चलो इसको रख लेते हैं, इसको पेड बैच में पढ़ाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 100%, 100% हम आपको ईमानदारी के साथ यहाँ पढ़ा रहे हैं। 1% की इसमें से मैंने कटौती नहीं की है कि चलो इसको पेड बैच में पढ़ाएंगे, इसको फ्री वाले बच्चों को न दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे डेडिकेशंस के साथ, और वही बैच पढ़ा रहे हैं जो पेड बैचेस में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए, आप इस चैनल के साथ जुड़िए और लगातार मेहनत करते रहिए, रिवीजन बार बार करिए। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, एक यूज ऑफ कंजंक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। हालांकि हम लोग पढ़ रहे हैं एसएससी, तो हर पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक से बढ़ के एक धुरंधर है। तो आपको क्या करना है, आपको बस चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए चलना है और बार बार रिवीजन में रखना है। ओके, तो देखिए, ये जो बोथ और विटामिन है, ये जो बोथ और विटामिन है, इसके साथ हम एंड का पेयर बनाते हैं। इसके साथ हम एंड का पेयर बनाते हैं। आपको एंड की जगह और दे देंगे, एज वेल एज दे देंगे,
और दे दिया, एज वेल एज दे दिया, दैट दे दिया, लेकिन ये सब क्या है? ये सब गलत पेयर ऑफ कंजंक्शन है। बोथ और बिटवीन के साथ हमेशा एंड का यूज करेंगे। और आप ये यकीन मानिए कि क्लोज टेस्ट जितना ग्रामर के लिए इम्पोर्टेंट है, उससे 10 गुना ज़्यादा क्लोज टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो कंजंक्शन होता है, ये क्लोज टेस्ट में हमें सही ऑप्शन चुनने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो आप ये देखिए, 5 क्वेश्चन रहते हैं क्लोज टेस्ट में। एक क्वेश्चन उसमें से कंजंक्शन का जरूर होता है। ठीक है, तो आप देखिए कि बोथ और बिटवीन के साथ हम एंड का पेयर बनाएंगे, ना कि और का, एज वेल एज का, दैट का पेयर नहीं बनाएंगे। लेकिन एसएससी क्या करता है? यही करता है, और दे देगा, एज वेल एज दे देगा, दैट दे देगा, बट बोथ और बिटवीन का रियल पेयर ऑफ कंजंक्शन क्या है? एंड। ठीक, और ये देखिए, ये फ्रॉम के साथ टू का पेयर बनता है, फ्रॉम के साथ टू का पेयर बनता है। ठीक है, बोथ और बिटवीन के साथ एंड का पेयर बनेगा, फ्रॉम के साथ टू का पेयर बनेगा। ठीक है, इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। हमेशा अपने हाथों से लिख के नोट्स बनाइए। पीडीएफ पे या प्रिंट आउट पे बिलीव मत कीजिए। आप जब अपने हाथों से लिखेंगे तो आपका हाथ, आपका दिमाग, आपका मुंह, तीनों चीज़ें काम करेंगी। क्योंकि जब हम लिखते हैं तो बोल के लिखते हैं, और दिमाग तो मेरा ऑलरेडी कंसंट्रेट में रहता है, और मेरा हाथ भी जो है मूव करता रहता है। तो यानी जब 3 पार्ट्स ऑफ बॉडी एक साथ वर्क करेंगी तो ये ज़्यादा देर तक हमें रिकॉल रहेगा। और प्रिंट आउट क्या? प्रिंट आउट निकाल लिया, पढ़ा, प्रिंट आउट निकालते गए निकालते गए निकालते गए और कलेक्शन करते गए, पढ़ा ही नहीं, है ना। इसलिए हमेशा नोट्स बनाने के लिए आप हमेशा नोट्स को अपने हाथों से बनाएं, और हाथ से ही लिख के नोट्स बनाएं, पीडीएफ पे डिपेंड ना रहे। ठीक है, चलिए अब आप इसके क्या करेंगे, देख लीजिए। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, सेंटेंसेस, इसको आपको सही करना है। तो आप मुझे बताइए, यहाँ आपको बोथ दिख रहा है, both the rich along with the poor are responsible for a great many ways with which our society as well as our country is inflicted, है ना। तो मैंने आपको बताया था। अच्छा, आपको ये कैसे पता चलेगा कि यही है वो कंजंक्शन जिसे हमें नहीं जोड़ना है? तो भैया ये बताइए कि कंजंक्शन किसको जोड़ता है? कंजंक्शन जो है वो 2 क्लॉज को जोड़ता है। क्लॉज का मतलब एक सब्जेक्ट एक वर्ब पहले पार्ट में हो, फिर दूसरे पार्ट में एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो। तो आप देखिए, सब्जेक्ट वर्ब, सॉरी ये वर्ब है, ये वर्ब सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और यहाँ आइए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। इसका मतलब ये एक सब्जेक्ट, ये एक वर्ब, और ये दूसरा सब्जेक्ट, ये दूसरा वर्ब, यानी इस सेंटेंस को जोड़ने वाला ही शब्द क्या होगा? कंजंक्शन होगा। इसका मतलब, और बोथ के साथ हम एंड का यूज करते हैं, इसका मतलब ये गलत कंजंक्शन लगा है। हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? एंड लगाएंगे। ठीक, चीज़ें समझ में आई कि हम कहाँ और कैसे कंजंक्शन को ऐड करेंगे? तो हमें देखना है कि ये सब्जेक्ट है, द रिच अलोंग विद द पुअर। जितना गरीब जिम्मेदार है
उतना ही अमीर भी जिम्मेदार है। तो यानी ये हो गया। और ये आर क्या है? आर आपका वर्ब है। अब हम नीचे आए, हमने देखा आवर सोसाइटी इज, सॉरी, आवर कंट्री इज, आवर कंट्री सब्जेक्ट है, इज वर्ब है। यानी ये वर्ब, ये एक सब्जेक्ट, ये एक वर्ब को जोड़ने वाला इस वर्ब इस सब्जेक्ट से यही एक ऐसा मात्र वर्ड दिख रहा है जो कि एज वेल एज है। और बोथ के साथ हम हमेशा एंड का यूज करते हैं। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि कब और कहाँ कौन सा कंजंक्शन लगाना है ना। हम लोग जो पढ़ते थे तो बस इतना सर बता देते थे कि बोथ के साथ एंड का यूज होता है। एक बार सेंटेंस आ गया और वेरी कंफ्यूज, यार ये लगाऊं कहाँ, है ना। बट आई एम टेलिंग यू ये लगाऊं कहाँ, ठीक है। छोटी छोटी बातें जो स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल किया रहता है वही बता पाता है कि ये चीज़ें कब और कहाँ बच्चे को डाउट हो सकता है ना। क्योंकि ये सारे छोटे छोटे डाउट्स हम लोगों को होते हैं, शायद टीचर्स को ये नहीं लगता कि ये भी डाउट हो सकता है, क्या इसे ये भी नहीं पता कि कहाँ लगाना है। लेकिन हाँ भाई, डाउट होते हैं, ऐसे छोटे छोटे डाउट होते हैं जिनका ना तो कोई सर ना तो कोई पैर, लेकिन डाउट होते हैं। अब हो गया डाउट तो क्या करें, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ पे और कैसे ध्यान रखेंगे कि इसी एज वेल एज को ही बदलना है। तो मैंने देखा कि एक ये सब्जेक्ट है, एक ये वर्ब है, दूसरा ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। यानी इस सब्जेक्ट और वर्ब को, ये सब्जेक्ट और वर्ब को यही एक ऐसा वर्ड है जो जोड़ रहा है। और ये गलत कंजंक्शन ऑफ पेयर है क्योंकि पहले बोथ आया है और बोथ के साथ हमेशा हम एंड का यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है मेरे भाई? फॉर दिस जॉब यू विल नीड अ नॉलेज ऑफ बोथ इंग्लिश एज वेल एज चाइनीज। अब आप बताइए, यहाँ तो सब्जेक्ट भी नहीं है और वर्ब भी नहीं है, तो यहाँ आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ कहाँ एज वेल एज हटा के एंड लगाना है। तो आप देखिए, मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको कंजंक्शन का इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने आपको बताया था कंजंक्शन इज दैट वर्ड दैट कनेक्ट। कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो कनेक्ट करता है क्लॉज को, सेंटेंस को, वर्ड को। तो यानी ये जो इंग्लिश है ये एक वर्ड है और ये जो चाइनीज है ये एक वर्ड है, और इसको जोड़ने का काम किसने किया है? इसको जोड़ने का काम इस एज वेल एज ने किया है, और ये बोथ के साथ गलत पेयर ऑफ कंजंक्शन बना रहा है। इसका मतलब इसको हटा करके हमें बोथ के साथ सही पेयर ऑफ कंजंक्शन लगाना होगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, लगातार रिवीजन रखना है जिससे आपका डाउट क्लियर होगा। और अगर अब भी नहीं क्लियर होता है तो जब प्रीवियस ईयर करेंगे, हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। जब तक हम लोग क्वेश्चन तक पहुँचे तब तक आप लोग अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिए रट रट के, ठीक है। ये मैथ नहीं है कि इसे समझा जाए, ये इंग्लिश है, इसे रटा ही जाएगा, ठीक है। अगर कोई कहे कि मैं बिना रटे आपको इंग्लिश पढ़ा दूं तो फिर ये तो सब तो बेकार की बातें हैं भाई, तो बेकार की बातें हैं। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम जो है इंग्लिश को बहुत अच्छे से समझ के पढ़ें। जो चीज़ें रटने लायक रहेंगी हम उसे रट लेंगे, जो चीज़ें याद करने लायक रहेंगी हम उसे याद कर लेंगे, जो चीज़ें समझने लायक रहेंगी हम उसे समझ लेंगे, ठीक है। हमारे पास तो सारी एबिलिटी है ना, हम रट भी सकते हैं, हम समझ भी सकते हैं, हम
एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकते हैं, हम लिख लिख के रट सकते हैं, है ना। तो हमें, तो हमारे पास तो सारी एबिलिटी है, तो कर सकते हैं वो सारी चीज़ें। तो फिर हम चीज़ों को समझने क्यों बैठे, जब जहाँ रिक्वायरमेंट मांग रहा है, जहाँ ज़रूरत है रटने की, हम उसे समझने क्यों बैठे। अब हम वोकैब को समझने बैठेंगे तो हम कितने साल तक समझेंगे, है ना। वोकैब तो रटने की चीज़ है, हम उसकी ओरिजिन देख रहे हैं। कब तक ओरिजिन देखेंगे। एक एक वर्ड के 10,000 वर्ड हमें रटने हैं, 10,000 वर्ड हमें जो है ग्रैप्स करना है, 10,000 वर्ड हमें इकट्ठा करने हैं। हम एक एक वर्ड के अगर एक एक घंटा लगा के एक एक वर्ड का एक एक ओरिजिन समझेंगे, तब तो पता नहीं कितने समय लग जाएंगे। तो इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है, सीधी सीधी सी बात है, वोकैब रटना है, रूल्स रटने हैं, रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एसएससी का बस यही मंत्र है, ठीक है। जीएस रटना है। अब अगर कोई कहे कि मैं मैथ को रट के सॉल्व करूंगा, पॉसिबल ही नहीं। मैथ रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, तो नहीं रटेंगे। जीएस को मैं समझ के सॉल्व करूंगा, जीएस समझने वाला सब्जेक्ट नहीं है, जीएस समझने वाला सब्जेक्ट नहीं है, तो कितना भी आप समझो, समझते रह जाओगे। इंग्लिश वोकैब समझने वाला सब्जेक्ट नहीं है, तो आपको रटना पड़ेगा, तो रटिए। ग्रामर समझना प्लस रटना दोनों है, पहले समझना है, फिर रटना है, फिर समझना है, फिर प्रीवियस ईयर करना है। ये सारी चीज़ें आपको करनी ही करनी है इफ़ यू वांट टू सिलेक्शन। चलिए आगे चलते हैं। हाँ हाँ, बोथ पर्सनैलिटी एज वेल एज एक्सटर्नल लुकिंग वेरी ग्रेटली बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर। बोथ पर्सनालिटी एज वेल एज, तो ये एज वेल एज किसको जोड़ रहा है मेरे भाई, ब्रदर और सिस्टर को। तो यानी हम यहाँ क्या करेंगे, एंड लगा। चलिए दूसरा देखिए, द चॉइस इज बिटवीन द ग्लोरियस डेथ और सेमफुल लाइफ। ये आपकी चॉइस है कि आप चाहते हैं कि एक शानदार मौत हो या एक शर्मनाक जिंदगी, है ना। तो ये आपकी चॉइस है। तो बिटवीन आया है, बिटवीन एक किस पेयर के साथ आता है, एंड के साथ करेक्ट पेयर बनाता है, इसलिए और ना यूज करके हम एंड का यूज करेंगे। चलिए बिटवीन 1944 टू 1947 Chinese nationalities ruled in the southern and eastern region of the world। हाँ, एक छोटी सी बात हम आपको बताने जा रहे हैं, आप बहुत ही ध्यान से इन चीज़ों को सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। तो जैसे देखिए, जैसे देखिए क्या कह रहा है, मीट मी बिटवीन 2 और 3 days, मुझसे 2 या 3 दिन में मिलो, मुझसे 2 या 3 दिन में मिलो। तो आपको पता है ये
गलत पेयर ऑफ कंजंक्शन है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टू का यूज करेंगे। 2 to 3 मतलब 2 या 3 दिन में, 2 से 3 दिन में, या नहीं 2 से 3 दिन में मुझसे क्या करो, 2 से 3 दिन में मिलो, ठीक है। और मैं आपको अगर बताऊं, ये विटामिन का यूज हम कब करेंगे, जब मेरे पास कोई चीज़ें लगातार नहीं होंगी। जैसे मीट मी बिटवीन 2 या 2 to 3 days, मुझसे आप 2 या 3 दिन में मिलिए, 2 से 3 दिन में मिलिए, ठीक है। और लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है बिटवीन 1914 to 1947, और जब ये 1914 से 1947 तक लगातार ये चीज़ें हुई हैं, जब कोई चीज़ें लगातार होती हैं तो हम वहाँ पे विटामिन का यूज नहीं करते, हम वहाँ पे फ्रॉम का यूज करते हैं, ठीक है। जब कोई चीज़ें लगातार होती हैं, जब कोई चीज़ें लगातार होती है, जैसे 1944 से 1947 तक लगातार जो है सदर्न एंड ईस्टर्न रीजन्स पे चाइनीज़ ने क्या किया है, कब्जा किया है। तो ऐसा नहीं है कि 1 साल किया फिर 1 साल छोड़ के फिर 1 साल किया, ऐसा नहीं है। इन्होंने इस समय से इस समय तक लगातार किया, और जब इस समय से इस समय तक लगातार करेंगे तो हम वहाँ पे फ्रॉम का यूज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। आपको ये बात समझ में आई? ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। एज एज सो एज, एज एज सो एज, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंजंक्शन है, जो कि हम आपको नेक्स्ट क्लास में इसको बताएंगे। तब तक के लिए आपको जितना पढ़ाया है उसका रिवीजन करते रहिए, उसको बार बार पढ़ते रहिए और कंजंक्शन को अच्छे से समझते रहिए। थैंक यू, बाय।